हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण। जो ठोस होते हैं उनकी विशेषता हमने पढ़ ली थी। आज हम जो चैप्टर है वो है ठोसों का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यह ध्यान रखना है, ठोसों को जो बांटा गया है उसका कारण क्या है। तो वर्गीकरण का एक आधार बिंदु है, वो है अवयवी कणों के मध्य अवयवी कण, और दूसरा जो फैक्ट बिंदु आएगा वो आएगा इन कणों के मध्य बंध। तो जो ठोसों को, जैसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, यह है सहसंयोजक ठोस हैं, आयनिक ठोस हैं और धात्विक ठोस हैं। तो इन ठोसों को बांटने का जो मेन पॉइंट है, मेन जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, वो है अवयवी कण और इन कणों के मध्य बंध। अर्थात हम जानते हैं कोई भी पदार्थ होते हैं उनमें अवयवी कण तीन प्रकार के होते हैं, परमाणु, अणु और आयन। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं ठोसों के वर्गीकरण को यानी अवयवी कण तथा इनके मध्य बंध के आधार पर बांटा गया है। तो नेक्स्ट हम इस प्रकार से लिखेंगे, ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण इनमें उपस्थित अवयवी कण तथा इनके मध्य उपस्थित बंध को आधार माना गया है। तो यहां आप लाइन समझ गए होंगे कि जो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ ठोस हैं, इनका जो मेन बेस है वो है पार्टिकल्स एंड द बॉन्ड बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी अवयवी कण है और इनके मध्य जो बंध है उनको आधार माना गया है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं इनके आधार पर ठोस निम्न प्रकार के हैं, ठोस निम्न प्रकार के हैं। नंबर एक जो ठोस होता है वो है आणविक ठोस, जिसे हम मोलिक्यूलर सॉलिड भी कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास में है वो है सहसंयोजक ठोस अर्थात कोवेलेंट सॉलिड। तीसरा जो हमारे पास में आएगा वो धात्विक ठोस अर्थात मेटेलिक सॉलिड। चौथा जो हमारे पास में आएगा, तो यहां ध्यान रखें इस प्रकार के हैं, पहला आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। फिर जो चौथा है वो आयनिक ठोस। यह चार हैं, इसको कह सकते हैं आयोनिक ठोस सॉलिड। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको यही लिखने की जरूरत है। तो आप बताइए ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आयनिक ठोस। ध्यान रखें इनमें प्रश्न क्या आता है, इनमें प्रश्न आता है, आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा बताइए ये कौन से ठोस के अंतर्गत आते हैं।
या कहेगा सहसंयोजक ठोस के कोई एक उदाहरण लिखिए, आणविक ठोस का कोई एक उदाहरण लिखिए, धात्विक ठोस का कोई एक उदाहरण लिखिए। क्योंकि ये जो हमारे पहला पार्ट जो चैप्टर है क्लास 12 इनऑर्गेनिक में जो सॉलिड वाला, वो 3 नंबर का चैप्टर है, उनमें तीनों ही प्रश्न एक एक नंबर के आते हैं। तो पहला हम अब इनको वर्गीकरण का जो ठोसों का प्रकार है वो 4 होते हैं। तो अब इनको देखिए एक बार समझते हैं। आणविक ठोस ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण अणु होते हैं, उन्हें आणविक ठोस कहा जाता है। सहसंयोजक ठोस ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। धात्विक ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, धातुओं के समुद्र में यानी जो होते हैं ये धात्विक आयन होते हैं, इसके अंतर्गत धातु होते हैं। आयनिक ठोस में इनमें अवयवी कण क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। इनके बीच में स्थिर विद्युत कूलॉम आकर्षण बंध पाया जाता है। तो अब हम इनको एक एक को लेकर वर्णन करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है आणविक ठोस। नंबर 1 पे आएगा आणविक ठोस। ठोसों के वर्गीकरण के अंतर्गत तो हम इस प्रकार से चार्ट भी बना सकते हैं। जो हमारे पास में ठोस हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आणविक ठोस, आणविक ठोस। दूसरा है सह संयोजक ठोस। तीसरा जो है वो आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। चौथा जो है वो है धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। तो ध्यान रखें इस प्रकार का 4 इसका वर्गीकरण है। आणविक ठोस भी 3 प्रकार के हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा अध्रुवीय आणविक ठोस, आणविक ठोस। दूसरा हो जाएगा ध्रुवीय आणविक ठोस, आणविक ठोस। तीसरा हो जाएगा H बंधित यानी हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, आणविक ठोस। इसको नॉन पोलर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है, H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। आणविक ठोस के 3 भाग हैं। अब इनको हम एक एक डिस्क्रिप्शन में वर्णन करेंगे। अब मान लीजिए हम परीक्षा के अंदर ठोस को भूल जाए, वर्गीकरण कितने प्रकार का है, तो हम कह सकते हैं आ सीधा, यानी सीधा आ। किसी को हम बुला रहे हैं बांका टेढ़ा मत आइए, सीधा आइए। तो बोलिए एक बार मेरे पास ठोसों के वर्गीकरण 4 हैं। आ सीधा। आ का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, आणविक ठोस, आणविक ठोस। ए का मतलब हो गया आयनिक ठोस। सी का मतलब सह संयोजक ठोस, सह संयोजक ठोस। और ध का मतलब धात्विक ठोस, धा का मतलब धात्विक ठोस। तो बताइए आप, यानी ठोसों के वर्गीकरण में किन को मुख्य स्तंभ माना गया है? आप कहोगे ठोसों का जब हमें वर्गीकरण करना है तो अवयवी कण आएगा तथा उनके मध्य जो बंध है उसको आधार माना गया है। ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? आ और सीधा। आ आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। अब हम इनके एक एक डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला हम ले रहे हैं आणविक ठोस। एकदम सरल कंसेप्ट भाषा के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास ठोस है वो है आणविक ठोस, आणविक ठोस। अर्थात हम कह सकते हैं इसको कहते हैं मोलिक्यूलर सॉलिड, मोलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। एकदम सरल परिभाषा, वे ठोस जिनमें
अवयवी कण, अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं, अणु होते हैं। यानी इनमें अवयवी कण क्या होंगे? अणु होंगे। ए सॉलिड इन विच ऑल पार्टिकल्स आर मोलिक्यूल, सो दीज सॉलिड नोन एज मोलिक्यूलर सॉलिड। अब नेक्स्ट हम कहें कि इनके क्या कौन कौन से भाग हैं? इनके निम्न भाग हैं। तो कौन कौन सा भाग है? नंबर ए में कह सकते हैं अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्यान रखें, अध्रुवीय आणविक ठोस ऐसे आणविक ठोस जिसमें अणुओं के मध्य केवल वांडरवाल बंध या हम कहें जो लिंडेन बल है वो पाया जाता है, उन्हें अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। तो हम कहेंगे ऐसे आणविक ठोस, ऐसे आणविक ठोस जिनमें अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य वांडरवाल बंध या लिंडेन बल, लंदन बल जिसे कहा जाता है लंदन बंध पाया जाता है, पाया जाता है। तो यहां पर ये जो हमारे पास में आणविक ठोस होते हैं प्यारे बच्चों, ये अध्रुवीय प्रवृत्ति के होते हैं। आप कहोगे किस प्रकार से कहें? तो हम यहां पर ठोसों के बारे में बात करें, जैसे Cl2, ये जैसे मैं बात करता हूं ठोस Cl2, तो यहां पर जो इसके अंदर जो बंध पाया जाएगा अर्थात क्लोरीन और क्लोरीन की वैद्युत ऋणीयता समान है, तो इसके मध्य ध्रुवता होती नहीं है, तो ये होते हैं अध्रुवीय। और यह इस प्रकार अणु के रूप में रहते हैं, तो इसमें अध्रुवीय आणविक ठोस पाया यानी का उदाहरण है। यानी इसके अंदर ऐसे आणविक ठोस जिसमें अवयवी कणों के मध्य वांडरवाल या लंदन बल पाया जाता है। उदाहरण में हम बात करें ठोस I2, ठोस CO2, ठोस BF3। ध्यान रखें, ये जो CO2 होता है वो भी अध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है। एक तरफ इधर ये जो द्विध्रुव आघूर्ण लगता है, एक तरफ इधर सममित संरचना के कारण ये अध्रुवीय हो जाता है। BF3 में भी ऐसा होता है। ठोस आयोडीन में भी क्या होता है? इसी प्रकार होता है। ये उदाहरण है अध्रुवीय आणविक ठोस का। और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है, ठोस आयोडीन में कौन सा आणविक ठोस का उदाहरण है? CCl4, CCl4। ध्यान रखें, यहां ठोस शब्द लिखना जरूरी है। तो यह आपके तमाम उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। यानी ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या कहेंगे? जिसमें ध्रुवीय बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, अर्थात हम कहेंगे ऐसे। दूसरे नंबर पे आता है मेरे पास में बी, ध्रुवीय आणविक ठोस, आणविक ठोस अर्थात इसको हम कह सकते हैं पोलर, मोलिक्यूलर, मोलिक्यूलर और सॉलिड। तो इसमें हम कहेंगे इस प्रकार के ठोस, इस प्रकार के ठोस जिसमें अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य द्विध्रुव, द्विध्रुव, द्विध्रुव बंध पाया जाता है, पाया जाता है। यानी इनमें क्या होता है? द्विध्रुव, द्विध्रुव बंध पाया जाता है, अर्थात डाइपोलर, डाइपोलर बॉन्ड पाया जाता है। तो ए सॉलिड in which the dipolar bond is found between the particles known as
पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होंगे कि इसमें इस प्रकार का द्विध्रुव बंध होगा। उदाहरण में बात करूं, एग्जांपल उदाहरण के बारे में, जैसे मैं कहूं ठोस HCl, तो यहां ध्यान रखें ठोस HCl में देखिए H और क्लोरीन की वैद्युत ऋणता में डिफरेंस होता है, तो इन अणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, ध्रुवीय आणविक ठोस इसका उदाहरण हो गया। और ठोस HBr भी हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं, ठोस HBr, ठोस HBr, ये तमाम उदाहरण ऐसे जिस प्रकार से यानी वह ठोस जिसमें विद्युत ऋणता में अंतर पाया जाएगा, तो इसी ध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं H बंधित आणविक ठोस। कौन से ठोस आते हैं, तीसरे नंबर पे जो ठोस आएंगे वो होंगे H बंधित आणविक ठोस। नंबर सी पे है H बंधित आणविक ठोस, आणविक ठोस अर्थात H बॉन्डेड जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, इन ऐसे आणविक ठोस जिनमें ऐसे आणविक ठोस जिनमें अवयवी कणों के मध्य H बंध यानी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो ध्यान रखें हाइड्रोजन बंध किन में पाया जाएगा, जिस तत्व में FON से अर्थात फोन से यदि कोई हाइड्रोजन जुड़ा है उसमें H बंध पाया जाता है। आप कहोगे कैसे, तो यहां देखिए F से H जुड़ा है, H2O में O से H जुड़ेगा और यहां पर NH3 नाइट्रोजन से H जुड़ा हुआ है, यानी वे अणु जिनमें FON तत्व शामिल है और उससे यदि कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसमें H बंध पाया जाता है। जैसे मैं कहूं CH3COOH, क्या इसमें H बंध पाया जाता है, बिल्कुल, यहां पर O से H जुड़ा हुआ है, ये H बंध बनाएगा। तो यहां पर H बंधित आणविक ठोस के अंतर्गत कौन से उदाहरण शामिल होते हैं वो हम देखते हैं। एक तो हम कहेंगे ठोस HF, ठोस अमोनिया और ठोस जो है H2O अर्थात जो बर्फ होती है उसमें H बंधित आणविक बंध पाया जाता है। ये ठोस यानी आणविक ठोस के उदाहरण हैं। अब इन तीनों के बारे में बात करें, जो भी जैसे अध्रुवीय हैं या ध्रुवीय हैं या H बंधित हैं, ये मुलायम होते हैं और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो यह भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इनका कॉमन फैक्ट यही है, ये मुलायम होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, इनके गलनांक का मान बहुत कम होता है। तो ये तीन फैक्ट ध्यान रखें, आणविक ठोस यानी विद्युत के कुचालक, इनका गलनांक कम होता है, मुलायम होते हैं। कारण क्या होता है, इनके अवयवी कणों के मध्य, ठोस का जो अवयवी कण है उनमें अवयवी कण अणु होते हैं, इनके मध्य या तो वांडर वाल बंध पाया जाता है या हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो इस प्रकार के आणविक ठोस तीन प्रकार के हो गए। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है सहसंयोजक ठोस। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ठोस के वर्गीकरण में वो है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, तो प्रश्न आंसर वही देखिए, यहां से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, वे ठोस जिनमें अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, अर्थात a solid in which covalent bond is found between the particles known as covalent solid। और इनमें क्या होते हैं, यह सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक जो बंध हैं वो अतिव्यापन से बनते हैं, अतिव्यापन से
बनते हैं तथा दिशात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? दिशात्मक। अतः यह इनका गलनांक अधिक होता है। इनका गलनांक प्यारे बच्चों क्या होता है? अधिक होता है। तो ध्यान रखें, जो कोवेलेंट बॉन्ड इज formed by the overlapping, so these are directed. Due to this reason, the melting point of covalent solid is high. तो गलनांक इनका अधिक होता है। नेक्स्ट हम कहें, यह कठोर व भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर व भंगुर होते हैं। यानी ये हार्ड और टर्टाइल्स नेचर के पाए जाते हैं। सहसंयोजक ठोस, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इन्हीं पॉइंट को उतार सकते हैं। नेक्स्ट हम इनके बारे में बात करें, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। और नेक्स्ट जो इनका एक ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। अर्थात हम कहें, दीज सॉलिड आर नोन एज नेटवर्क सॉलिड। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस की बात करें, दोनों बात एक ही है। उदाहरण के बारे में देखें, ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इनके गलनांक अधिक होते हैं। इनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है और बंध की प्रगति दिशात्मक होती है। तो अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में सबसे पहले हीरा, इसका उदाहरण हो गया। ग्रेफाइट, इसका उदाहरण हो गया। AlN, इसका उदाहरण हो गया। सिलिकॉन कार्बाइड, इसका उदाहरण हो गया। तो ये ध्यान रखें, प्रश्न आता है कभी कभी नेटवर्क ठोस का उदाहरण लिखिए। इन चारों में से आप कोई भी इनका उदाहरण लिख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी प्रश्न दे दिया जाता है, हीरा कौन सा ठोस है? आप कहोगे सहसंयोजक ठोस, अर्थात नेटवर्क ठोस का उदाहरण है। यानी इन चारों में से डेफिनेट परीक्षाओं में कभी एक एग्जाम्पल जरूर आता है। और यह 2019 का एग्जाम है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया था। उसमें हीरे के बारे में यानी नेटवर्क ठोस का कोई उदाहरण लिखिए, उसके बारे में पूछा गया था। लेकिन यहां पर एक अपवाद स्वरूप क्या होता है? अपवाद है ग्रेफाइट। यह कार्बन का ही अपरूप होता है। ध्यान रखें, जब एक ही तत्व अलग अलग रूपों में पाया जाता है तो उन्हें वे एक दूसरे के अपरूप होते हैं और इस गुण को अपरूपता कहते हैं। जैसे हम गांवों के अंदर बहुरूपियों के देखते हैं, वो अलग अलग सांग करके आता है लेकिन व्यक्ति वही होता है। इसी प्रकार कार्बन क्या होता है? अलग अलग रूपों में अपनी अलग अलग स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इस गुण को क्या होते हैं? वे एक दूसरे के अपरूप, और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। और कार्बन के जो अपरूप हैं, जो हम बात करेंगे, एक तो होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है फुलेरिन। ध्यान रखें, ये इसके क्रिस्टलियन जो क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन अक्रिस्टलीय अपरूप भी होते हैं, जैसे काजल, कोयला, ये कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप हैं। कार्बन ब्लैंक भी होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन है वो कार्बन के क्या हैं? यानी क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। अब नेक्स्ट यदि हम इनके बारे में देखें, ग्रेफाइट, तो इसमें क्या होता है? यह विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक है। यह प्रश्न एग्जाम में आता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्यों? तो इसका रीजन यह है प्यारे बच्चों, इसमें ग्रेफाइट की परतीय संरचना इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें गतिशील रहता है
इस कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्या है? विद्युत का सुचालक है। तो यहां पर हम कहें कि वाई इज द ग्रेफाइट इज द इलेक्ट्रिक कंडक्टर, तो हम यहां पर कह सकते हैं इसका जो एक ही रीजन है वो है ग्रेफाइट की जो लेयर स्ट्रक्चर होती है, वो ग्रेफाइट की परतीय संरचना इस प्रकार से होती है कि इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील रहता है। इस कारण ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो अब हम इसकी ग्रेफाइट के बारे में अभी संरचना बनाएंगे। दूसरा इसका रीजन होता है ग्रेफाइट मुलायम होता है, यानी शुष्क स्नेहक के रूप में होता है। नंबर दूसरा इसका फैक्ट है ग्रेफाइट मुलायम होता है, जिससे इसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में करते हैं। शुष्क स्नेहक के रूप में करते हैं। और करते क्यों हैं इसमें भी हम लिखेंगे। कारण क्या है इसका? कारण यह है प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट में परतीय संरचना के मध्य दुर्बल वांडरवाल बंद पाया जाता है, जिससे यह परतें एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकती है, इसी कारण इसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में करते हैं। तो यह सहसंयोजक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट इसका अपवाद है, वो विद्युत का सुचालक है। कारण क्या है? इसके परतीय संरचना, जिससे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गति करता रहता है, और ग्रेफाइट में ये मुलायम होता है। इसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में क्यों करते हैं? कारण यही है क्योंकि इसमें संरचनाओं में दुर्बल वांडरवाल बंध पाया जाता है। थोड़ा सा बल लगाने पर ये परतें एक दूसरे पर फिसल जाती है, जिससे इसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में करते हैं। आइए अब हम ग्रेफाइट और हीरे और फुलेरिन की संरचनाओं के बारे में देखते हैं, इनकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो यहां पर सबसे पहले यदि हम बात करें ग्रेफाइट की प्यारे बच्चों संरचना होती है षटकोणीय। इस प्रकार से ये संरचनाएं ग्रेफाइट की होती है। ये अब हम कहेंगे सर इसमें बॉन्ड किस प्रकार से। देखिए, ग्रेफाइट षटकोणीय परतदार संरचना के रूप में पाया जाता है, और यहां पर ये वाला जो है ये इससे जुड़ा हुआ रहेगा बॉन्ड, ये नीचे वाला इस नीचे वाले से जुड़ा हुआ रहेगा, ऊपर वाला इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है। अर्थात हम कहें कि ये जो बंध होता है प्यारे बच्चों वो होता है वांडरवाल बंध होता है। इस ग्रेफाइट की संरचनाएं इस प्रकार से होती है कि ये परतों पर इनके बीच में दुर्बल वांडरवाल बंध होता है। जैसे ही बाह्य बल लगाते हैं परतें एक दूसरे पर फिसल जाती है, इसी कारण यह मुलायम होता है। इसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में बात आती है हीरे की संरचना। तो यह आपने ग्रेफाइट की इस प्रकार से संरचना बना ली होगी। नेक्स्ट जो संरचना है वो है हीरा, यानी गोल्ड हीरा। हीरे की जो संरचना है वो इस प्रकार से है। इसमें हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है, अर्थात ये कार्बन, ये कार्बन, यह कार्बन, यह कार्बन। ध्यान रखें हीरे में सभी
जो तत्व होते हैं, परमाणु होते हैं, वो कार्बन होते हैं। अतः हीरा एक क्या है? तत्व है। यानी हीरे में सभी अवयवी कण समान प्रकार के होते हैं, कार्बन होते हैं, तो हीरा तत्व होता है। ये भी हम अपने दिमाग में ध्यान रखेंगे। तो यहां देखिए, यह कार्बन, यह कार्बन, यह इसको जब मैं जोड़ता हूं तो इसकी शेप आप देखना, ये एक नगीने की भांति दिखाई देती है। तो यह इसकी चतुष्फलकीय संरचना है। इसमें जो संकरण होता है वो sp3 संकरण होता है। क्या होता है? sp3 संकरण। तो हीरे में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसीलिए हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। और हीरे में प्रत्येक कार्बन के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इस कारण हीरा क्या होता है? अत्यंत कठोर होता है। यानी सहसंयोजक यौगिकों में यदि हम सबसे कठोर पदार्थ के बारे में बात करें तो वो होगा हीरा। तो यहां पर और इन दोनों के बीच में, यानी जो बंध होगा प्रत्येक कार्बन परमाणु के बीच में, बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो हीरे का उपयोग आप जानते हो आभूषण के रूप में करते हैं, और कांच को काटने में भी इसका उपयोग किया जाता है। हमारा जो विद्युत बल्ब है टंगस्टन, उसमें भी हीरे को मिलाया जाता है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क स्नेक के रूप में करते हैं। लिखने वाली हार्ड ब्लेड पेंसिल में भी उसका उपयोग किया जाता है। और अब हम बात करते हैं फुलेरिन की। तो फुलेरिन जो तीसरा जो है, फुलेरिन, इसका नाम बकमिन्स्टर फुलेरिन ने इसकी खोज की, इसके आधार पे पढ़ा। तो ध्यान रखें, इसकी संरचनाएं इस प्रकार से होती है, फुटबॉल की जैसी होती है, बिल्कुल हमें लगनी भी चाहिए। इस प्रकार से यह फुलेरिन होता है। यहां पर ये और भी कार्बन परमाणु हैं। ये अब आप खुद देखकर बताइए, ये क्या आपको फुटबॉल जैसा नजर आता है? ये मेरे पास है फुलेरिन 60, यानी ये जो मेरे पास में है वो C60 है, फुलेरिन C60। अब हम कहेंगे है क्या? देखिए, फुलेरिन में षटकोणीय वलय और पंचकोणीय वलय पाई जाती है। अर्थात हम कहें कि 20 तो इसके अंदर षटकोणीय वलय होती है, 20 होती है प्यारे बच्चों षटकोणीय वलय, षटकोणीय वलय, यानी हेक्सागोनल रिंग होती है। और 12 होती है इसके अंदर पंचकोणीय वलय, पेंटागोनल वलय पाई जाती है फुलेरिन के अंदर। यह भी विद्युत का सुचालक होता है। तो यहां पर हमने ठोसों के सहसंयोजक ठोसों के बारे में अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इसमें इस प्रकार का बॉन्ड होता है। अब हम कहेंगे कहां से स्टार्ट करें? देखिए, पहले आप इसको बेंजीन बना दे, इस बॉन्ड को छोड़ के इस प्रकार हो जाएगा, ये यहां हो जाएगा, ये यहां, ये यहां। यानी फुलेरिन जो होता है वो एरोमेटिक होता है। क्या होता है? एरोमेटिक। अर्थात इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं। अर्थात यह फुलेरिन हक्कल नियम का पालन करता है, इसी कारण यह एरोमेटिक नेचर में पाया जाता है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो होते हैं धात्विक ठोस। कौन से ठोस होंगे? धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। तो देखिए, पहली परिभाषा, ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण धातु होता है। क्या होता है? धातु होता है। और इनके मध्य जो क्या कहलाते हैं? धात्विक ठोस होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे हुए संलगित धनायन यानी कर्नेल होते हैं, उनके मध्य जो बंध पाया जाता है उसे धात्विक ठोस कहते हैं। आइए जानते हैं क्या होता है। नेक्स्ट पर्सन में हम कहेंगे ऐसे ठोस जिसमें ऐसे ठोस जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र व उससे घिरे कर्नेल अर्थात
संलग्नित धनायन के मध्य बंद पाया जाता है, बंद पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं दोनों में से कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं। ये तो समझने वाली परिभाषा अच्छे मार्क्स वाली है। ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण केवल धातु होते हैं, और ऐसे ठोस जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र व उससे घिरे हुए संलग्नित धनायन के मध्य क्या होता है, बंद पाया जाता है। जैसे मैं कहूं उदाहरण बिल्कुल है, कोई भी धातु दे दें, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, Au, Ag। तो इनमें देखिए चांदी में सभी अवयवी कण चांदी के होंगे, सोने में सोने के होंगे, सोडियम में सोडियम के होंगे। और धात्विक ठोस की विशेषता क्या होती है, आप जानते हैं ये कठोर होते हैं, और धात्विक ठोस में आघातवर्तनीयता का गुण होता है, धात्विक ठोस में तन्यता की प्रवृत्ति होती है, ये ध्वनिक होते हैं। तो इस जो धातु के हैं और अधातु में अंतर क्या है, इसका वीडियो भी डाला हुआ है, तो ये ध्यान रखें। ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, धातु होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है आयनिक ठोस, जो इस पॉइंट का अंतिम बिंदु है। नंबर 4 आयनिक ठोस। आयनिक ठोस यानी ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण आयन होते हैं। क्या होते हैं, आयन होते हैं, तथा इनके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बंध अर्थात आयनिक बंध पाया जाता है। आयनिक बंध पाया जाता है। तो यह इसके हैं कि इनमें अवयवी कण आयन होंगे, अवयवी कणों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बंध या आयनिक बंध पाया जाएगा। उदाहरण हम कहें, एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं S ब्लॉक और P ब्लॉक मिला हुआ है NaCl, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये इस प्रकार के जो हैं यौगिक हो जाएंगे। NaBr, ये आदि कोई भी हम आयनिक यौगिक वाला कंपाउंड ले सकते हैं आदि, इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, आयनिक ठोस की विशेषता क्या होती है। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित या जलीय विलयन में जैसे ही इसमें डालते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये अपनी चालकता का गुण दर्शाते हैं। गलित व जलीय अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं आयंस, यह आप बात ध्यान रखें। और यह जो है वो कठोर होते हैं और यह भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। अवयवी कणों के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। तो यह भी आप विशेषता ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो यह है कि यह जो है ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, लेकिन गलित व जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। और ध्यान रखें, इसमें चालकता के लिए उत्तरदायी आयन, यानी हम कह सकते हैं नोट लगा के, चालकता के लिए उत्तरदायी क्या होते हैं, आयन होते हैं। आयन होते हैं यानी आयन एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करते हैं और जिससे ये विद्युत की चालकता का गुण दर्शाते हैं। जबकि ध्यान रखना, धात्विक ठोस में चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन।
यानी जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा तभी धात्विक विद्युत की क्या होगी, चालकता का गुण दर्शाएगी। तो यह आपके आयनिक ठोस का क्या हो गया, फैक्ट हमारे सामने खत्म हो गया। और अब में हम एक प्रश्न सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर यह प्रश्न, निम्न में कौन सा बंध पाया जाता है, बंध पाया जाता है। नंबर ए सोडियम, नंबर बी CO2, नंबर सी NaCl, नंबर डी SiC। यहां पर ए ऑप्शन में दिया है सहसंयोजक बंध, बी ऑप्शन दिया है धात्विक बंध, सी ऑप्शन है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, यानी हम इसमें कह सकते हैं वांडरवाल बंध, वांडरवाल बंध। और नंबर 4 में डी में हम कह सकते हैं आयनिक बंध, आयनिक बंध। तो अब आप बताइए इनमें कौन सा बंध पाया जाता है। तो यानी इसकी जगह हम कह सकते हैं ये कौन सा उदाहरण है, अध्रुवीय, क्योंकि ये परीक्षा में आया है वैसा ही हम प्रश्न लिख रहे हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, आणविक ठोस। तो देखिए Na धातु है, डेफिनेट धात्विक बंध होगा, CO2 अध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है, अध्रुवीय का आणविक ठोस होगा, NaCl में आयन होते हैं, आयनिक बंध होगा, इसमें सहसंयोजक बंध होगा क्योंकि इसमें दोनों ही पी ब्लॉक के तत्व हैं। और एक ध्यान रखें, आयनिक ठोसों के हैं जो है गलनांक का मान बहुत ज्यादा होता है, यानी कारण क्या होता है, इनमें अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बंध पाया जाता है, इसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनके गलनांक का मान बहुत ज्यादा होता है। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में कि क्रिस्टलीय ठोस हैं और क्रिस्टलीय समुदाय हैं वो क्या होते हैं।